round of applause. उपस्थित अभिभावकगण, प्राध्यापकगण एवं प्यारे बच्चों, आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के इस कार्यक्रम में हम महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन के कार्यों को याद करते हुए, उस महान प्रेरणा का सम्मान करते हुए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज के मेरे इस व्याख्यान का जो केंद्रीय विषय होगा, जो सेंट्रल थीम होगा, वो होगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उसका बढ़ावा, साइंटिफिक टेम्पर एंड इट्स प्रमोशन। हम देखेंगे कि कैसे विज्ञान एक स्वभाव के रूप में, एक आचरण के रूप में, एक दैनिक ऑब्जर्वेशन के रूप में हम साइंस को यहाँ देखने का, चर्चा करने का प्रयास के रूप में इस व्याख्यान को मैं ले जाऊं। बहुधा जब बच्चे विज्ञान शब्द सुनते हैं तो साधारणतः उनके मन में फिजिक्स, जिसमें फोर्स, बल, मोशन, गति, सिंपल हार्मोनिक मोशंस, इलेक्ट्रोस्टैट्स, लाइट, साउंड इत्यादि का अध्ययन करते हैं। उसी तरह केमिस्ट्री, जहां केमिकल रिएक्शंस, बायोलॉजी, लाइफ, जीव जंतु, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और मैथमेटिक्स, जहां हम लोग एलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री इत्यादि की चर्चा करते हैं। लेकिन हम जब थोड़ा गंभीरता से सोचे तो साइंस एक मेथड है, साइंस एक अप्रोच है, साइंस इज अ सिस्टमेटिक मेथड। और इस मेथड को हम जहां भी लगा दें, यह बच्ची कह रही थी कि विज्ञान हर जगह है। वास्तव में जहां हम उस मेथड को लगा दें, जहां हमारा नजरिया साइंटिफिक ढंग से हो जाए, जहां हमारा चश्मा साइंटिफिक हो जाए, वही विज्ञान है। चाहे वो मनोदशा की बात हो, चाहे वो मनोदशा की बात हो, जैसे कि उसका व्यवहार अच्छा था, अचानक से परिवर्तित कैसे हो गया, वहां मनोविज्ञान आ जाता है, साइकोलॉजी। हम ऐसे नहीं करते हैं, हम तू मैंने की बात नहीं करते हैं, हम मनोवैज्ञानिक ढंग से उसको सोचते हैं कि उसके व्यवहार में परिवर्तन, उसके सोच में परिवर्तन, या उसका इस तरह से आचरण का पृष्ठभूमि क्या है, उसका कारण क्या है। हम एक इस कारण की चर्चा करते हैं। जैसे ही चर्चा हमारे तू मैसे से बढ़ घट गई, जैसे ही हमारे तुम्हारे 31 होने से बच्चे 31 करते थे, 31 से हट गई, वैसे ही विज्ञान खड़ा हो गया, विज्ञान सामने आ गया। हम समाज का अध्ययन करते हैं, समाज में ऐसा क्यों है, समाज में ऐसा क्यों है, समाज में का चाल चलन ऐसा क्यों है, समाज का ढंग ऐसा क्यों है। हम समाज का अध्ययन करते हैं। समाज वास्तव में मनुष्यों का ही एक संगठन है। जब उसकी हम उस तरह से वैज्ञानिक ढंग से सोचते हैं तो समाज शास्त्र खड़ा हो जाता है, सोशल साइंस खड़ा हो जाता है। इसी दृष्टिकोण से जहां आप विज्ञान लगा दिए, चाहे वो संगीत हो, ये वाद्य यंत्र यहाँ रखा हुआ है, जहां लगा देंगे हमारा नजरिया वैज्ञानिक हो जाएगा। हम किसी खेल में लगा देंगे, हमारा नजरिया वैज्ञानिक हो जाएगा। वास्तव में आज हम विज्ञान में कुछ खेल खेलने जा रहे हैं। हम इस नजरिया को कुछ खेल में, बच्चों कुछ खेल के साथ लगाएंगे। मैं चाहूंगा कुछ बच्चों का सहयोग भी चाहूंगा। एक दो बच्चों, एक इसको पहले मैं ये कर दूं। हम कुछ खेल खेलेंगे। इसको कर दो जी। चलो तब तक खेल हो। संगीत की बात हुई थी, अब इस पर वैज्ञानिक चिंतन लगाएंगे तब तक वो खेल शुरू होगा। एक प्यार का नगमा है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है। यहां पर मैं साइंटिफिक ढंग से इसको देखूंगा। ये जो संगीत की लहरी चली है, ये जो पैटर्न चला है, इस पर मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखूंगा। जो मेरी आवाज का पैटर्न चला है, जो कीबोर्ड से साउंड निकला है, यहां भी हम विज्ञान लगाएंगे।
जैसे ही विज्ञान लगा देंगे, विज्ञान साक्षात होकर, प्रकट होकर, स्वाभाविक रूप से हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। उसी स्वाभाविक रूप को, उसी अलौकिक दृश्य को हम देखने जा रहे हैं। आपके सहभागिता में चाहूंगा और खेल को शुरू करने जा रहा हूं। बच्चों, आप बचपन में कंचे का खेल खेले होंगे या नहीं भी खेले होंगे तो देखो, अच्छे बच्चे नहीं खेलते हैं, मैंने खेला है तो मुझे कंचा याद आ गया। मार्बल जिसे गोली कहते हैं, गोली वास्तव में उसे कंचा कहते हैं। जब कंचे को आप लुगड़ाते हैं, जब कंचे को आप लुगड़ाते हैं, एक जब कंचे को आप प्लेन सरफेस पे लुगड़ाते हैं तो देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद वो क्या हुआ, रुक गया। और जैसे ही आप कोई रफ सरफेस पे लुगड़ाते हैं, रफ सरफेस पर, तो देखते हैं कि थोड़ा पहले ही वो रुक गया। ये ऑब्जर्वेशन मैंने एक खेल खेला। चलो आओ खेले खेल को बच्चों, आओ खेले खेल, आओ खेले खेल को बच्चों, आओ खेले खेल। तो ये खेल में मैंने देखा कि जैसे ही कंचे को मैंने आगे बढ़ाया, वो थोड़ी देर के बाद रुक गया। रफ सरफेस पर वो पहले ही रुक गया, रफ सरफेस पे वो पहले ही रुक गया। इसका मतलब क्या है कि उसकी गति में परिवर्तन हुई, उसकी गति में परिवर्तन हुई और वो रुक गया। रफ सरफेस पर वो पहले ही रुक गया। इस ऑब्जर्वेशन को जब देखते हैं तो हम कहते हैं कि उस पर उसकी गति में परिवर्तन हुई और न्यूटन का नियम वहां खड़ा हो जाता है कि जैसे ही में गति, किसी मास के गति का परिवर्तन हुआ है, यानी कि उस पर क्या हुआ है, फोर्स लगा, यानी कि रफ सरफेस इस पर गोली पर फोर्स लगाई है। रफ सरफेस ने क्या किया, इस पर एक फोर्स लगाया। यही क्या है, फ्रिक्शन का फोर्स। हमने न्यूटन का तृतीय नियम भी खड़ा हो गया। वो क्या किया, उसके वेलोसिटी में परिवर्तन कर दिया और वेलोसिटी, गति में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। और वहां हमारा न्यूटन का द्वितीय नियम खड़ा हो गया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उसके वेलोसिटी में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। और वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, इकाई समय में जितना वेलोसिटी का चेंज होता है यूनिट समय में, उसी को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। गोली के खेल से हम लोगों ने न्यूटन का द्वितीय नियम को देखा। वो रुका है, थोड़ी दूर पर जाकर इनिशियल वेलोसिटी से रुकाया था और रुक गया। इसका मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी में परिवर्तन हुई। वेलोसिटी में परिवर्तन हुई तो इसका मतलब क्या है, रफ सरफेस ने उस पर फोर्स लगाया है। जब रफ सरफेस ने फोर्स लगाया है तो हम कहते हैं कि यह फ्रिक्शन का फोर्स है। जब भी घर्षण होगा तो रफ सरफेस क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। यहां तो मुझे गोली के खेल में दिखा। और यही फ्रिक्शन का फोर्स बच्चों हमें चलने से संतुलन देता है। अब जूते को देखे होंगे, जब जूता किया जाता है, प्लेन हो जाता है, तो हमारा जो मोशन होता है फिसलने की संभावना होती है। और अब टायर वगैरह में देखे होंगे, जूते में देखे होंगे, पूरी तरह से आरा तिरछा उसको रफ किया जाता है। टायर को रफ किया जाता है ताकि हमारा स्टेबिलिटी मुझे मिले चलने में, हम फिसले नहीं। यही रफनेस का मैंने क्या किया, यूज कर लिया। इसी रफनेस का क्या किया, मैंने यूज कर लिया। तो ये क्या किया, मैंने विज्ञान का उपयोग कर लिया। यही हमारे गति को, हमारे चाल को एक तरह से स्टेबिलिटी देता है, हमें पिछलने से रोकता है। देखिए होंगे जब चप्पल किया जाता है या पानी गिरा रहता है तो हम लोग कहते हैं पानी पोंछ दो, यानी कि रफनेस जो थी वो कम हो गई है। रफनेस जब कम होगी तो फिसल, जब मार्बल है फिसलने का संभावना ज्यादा है। तो यहाँ हमने न्यूटन के नियम को देखा, फ्रिक्शन को देखा। और वहां जब द्वितीय खेल में शुरू करूं, जब दूसरा खेल में शुरू करूं, इसको ऊपर फेंक देता हूं। जैसे ही मैं इसको ऊपर फेंकूंगा, थोड़ी देर के बाद ये रुकेगा और फिर नीचे गिरते चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, पृथ्वी ने इस पर बल लगाया, किसने इसकी वेलोसिटी को कम कराया, मैंने एक वेलोसिटी से इसको फेंका था, थोड़ी देर के बाद वो थोड़ी दूर गया और फिर नीचे आ गया। इसका मतलब फिर चेंज इन वेलोसिटी, फिर से चेंज इन वेलोसिटी हुई, चेंज से इन वेलोसिटी, गति में परिवर्तन हुआ। और गति में परिवर्तन की दर को इकाई समय में कितना, 30 सेकंड में इतना समय गति में परिवर्तन हुआ, तो 1 सेकंड में 100 किताब का दाम अगर 10 रुपया है तो एक किताब का दाम 100/10, 10 रुपया। यानी कि जो मेरा एक्सेलरेशन हो गया, चेंज इन वेलोसिटी, और कितने टाइम में डिवाइड कर दिए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, सेकंड। यहां भी क्या हुआ, यानी कि पृथ्वी ने बल लगाया। न्यूटन ने इसको गणितीय ढंग से व्याख्या किया।
जब आप न्यूटन को पढ़ते हैं तो समझिए कि आप न्यूटन हो गए। जब आप आर्किमिडीज को पढ़ते हैं तो समझिए कि आप आर्किमिडीज हो गए। आपकी जो सोच होनी चाहिए, कैसे उन्होंने यह सोच लाया। आप जब सब सीवी रमन को पढ़ते हैं तो समझिए कि आप सीवी रमन हो गए। कैसे उन्होंने यह सोच लाया, यानी कि फोर्स लग रहा है, पृथ्वी फोर्स लगा रही है, और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया, यानी कि हर मास, इतना ही नहीं रुका, हर मास एक दूसरे मास को बल लगाती है, जो उसके बीच के सेपरेशन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। पढ़े होंगे आप लोग। यह न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वहां सामने आ गया। इसके कारण क्या हो रहा था, उसको पृथ्वी खींच रही है, और जब कोई किसी चीज को खींच रही है और आप उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो उसमें ऊर्जा आ रही है। मैं इसको यहां छोड़ दूं, पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। आप मोटर चलाते हैं और पानी ऊपर चली जाती है, और स्वतः जब कल खोलते हैं पानी नीचे आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें काम करने की क्षमता आ गई थी। जब भी आप कोई इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट बल कार्य करेंगे, पृथ्वी नीचे खींच रही थी और मैं इसे ऊपर ले जा रहा था। एक इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट मैंने काम किया, यानी कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। यही पोटेंशियल एनर्जी की परिभाषा है। हम एक स्प्रिंग को दबाए जाएं, एक स्प्रिंग को दबाए जाएं, स्प्रिंग क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, तो क्या हो, जैसे ही छोड़ेंगे, बच्चे करते थे, पीछे चला जाएगा। आप गुलेल देखे होंगे, खींचते हैं, गुलेल अपोज करता है, धागा को खींचेंगे तो नहीं जाएगा आगे। गुलेल क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, आप उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। जो काम आप कर रहे हैं उस फोर्स के अगेंस्ट, उतना ही उसमें एनर्जी आ जाएगी। पृथ्वी खींच रही है, पृथ्वी खींचती है इस बल से। आप जितना कार्य कर, जितना ऊपर ले जा रहे हैं, उतना ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जा रही है। समझे इस बात को। उसी तरह से चार्ज के केस में होता है। बच्चे खेलते थे, स्केल को ऐसे ऐसे रगड़ते थे और छोटे बच्चे पेज पर ले जाते थे और पेज को वो आकर्षित कर लेती थी। वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, और वहां भी जैसे ही आंतरिक बल लगने लगा, आपकी एनर्जी वहां पर सामने आएगी। वहां पर एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम बोलते हैं वोल्टेज। एनर्जी इकाई यूनिट चार्ज पर हम एक बल लग रहा है और एक चार्ज को ला रहे हैं, उसको धकेलना चाह रहा है, हम उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वहां एनर्जी आ जाएगी। और एनर्जी इकाई चार्ज, कोई 10 कूलम का चार्ज ला रहा है, कोई 20 कूलम का ला रहा है, इकाई चार्ज, वही क्या है, वोल्टेज। आप दूसरा चीज देख रहे होंगे, जब भी मैं लिखता हूं तो एक साथ साथ परिमाण देता हूं और एक यूनिट देता हूं। मान लीजिए कि मैं आपको कहूं इसको यहां से यहां एक रिबन लगाना है, रिबन, आपको क्या, आप खरीद के लाओ, तो आप क्या कहेंगे, सर नाप बताइए। एक नाप क्या है, मैं बित्ता का उपयोग कर, 1 2 3 4 5 और बता दो। पहले के लोग ऐसा करते भी थे, बित्ता, हाथ, लकीर, सुने होंगे वर्ड। बित्ता जब स्टैंडर्डाइज नहीं था, बित्ता, हाथ, लकीर, 3.5 हाथ का जनरली एक लकीर होता था। तो स्टैंडर्डाइज होगा क्या, आप जाके 4 हाथ बोलोगे, 4 हाथ कर दीजिए, मेरा हाथ आपका हाथ बराबर होगा क्या, हो सकता है कि थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाए। तो जब भी मैं बोलता हूं तो परिमाण और यूनिट भी देता हूं। केवल मैं कह दूं कि 4 का लेके आओ, तो मीटर, सेंटीमीटर, 4 हाथ, 4 बित्ता, क्या, तो परिमाण और यूनिट दोनों मेरे सामने आ रहा है। ध्यान दे रहे होंगे आप, परिमाण और यूनिट दोनों सामने आ रहा है, ये आप ध्यान दे रहे होंगे। तो ये चीज आप खेल खेल से अगर हम आगे बढ़े तो विज्ञान बिल्कुल सामने आ जाएगा। मेरी ध्वनि, मैं इस ध्वनि को फिर से निकालता हूं, ये जो मैंने ध्वनि को निकाला है, यह ध्वनि वास्तव में है क्या, यह जो ध्वनि है वास्तव में प्रेशर का वेरिएशन है। मैंने क्या किया, यहां की एयर को वेरिएशन दिया, मैंने क्या किया, यहां की एयर को वेरिएशन दिया, और यह वेरिएशन आप तक पहुंच गया। एक्चुअली वास्तव में यह वेरिएशन हुआ, मैं माइक को हटा दिया हूं क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अब मैं यहां की एयर को प्रेशर वेरिएशन दे रहा हूं, ये बगल वाले एयर मॉलिक्यूल्स को वेरिएशन वाइब्रेट कर रहा है, वो उसके बगल वाले को वाइब्रेट कर रहा है, वो उसके बगल वाले को, और धीरे धीरे आपके कान तक कंपित हो रहा है। पीछे वाले की आवाज कम आ रही होगी क्योंकि उसका जो इंटेंसिटी है, उसका जो एम्पलीट्यूड है, प्रेशर लगाने की जो क्षमता है, धीरे धीरे घटते जा रहा है।
यहाँ पर तेज, आगे जाते जाते कम जा रहा है। यही ध्वनि है। हम कहते हैं कि साउंड ट्रेवल कर गया, साउंड प्रोपेगेट कर गया। ये है ध्वनि का चलना। ये बगल वाले को डिस्टरबेंस किया, वो उसके बगल वाले को डिस्टरबेंस किया, वो उसके बगल वाले को डिस्टरबेंस किया, और ध्वनि आप तक पहुंच गई। आप ध्वनि में यह भी सुने होंगे कंपन, वाइब्रेशन, इतना फ्रीक्वेंसी है, इतना फ्रीक्वेंसी है, तो वहां में कितना एयर को वाइब्रेट कर रहा हूं, 20 किलो कर रहा हूं कि 30 किलो कर रहा हूं, कितना कर रहा हूं, वो जो वाइब्रेशन जो है, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड वाइब्रेट करा रहा हूं यहाँ के एयर को, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का असर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर चर्चा करेंगे कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से क्या होता है। इस बच्चे को समझे इस बात को। तो एक चीज जो विज्ञान का जो तरीका सामने आ रहा है, वो तरीका है अन्वेषण, विश्लेषण, परीक्षण। अन्वेषण, विश्लेषण और परीक्षण से देता है जो ज्ञान, हाँ 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 हाँ, वह है विज्ञान, वह है विज्ञान, वह है विज्ञान। पक्षपात नहीं करता यह, यूं ही कुछ भी नहीं कहता यह, हर बात को कसौटी पर तौलता है, तब जाकर विज्ञान मुंह खोलता है। अन्वेषण, विश्लेषण और परीक्षण से देता है जो ज्ञान, हाँ 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 हाँ, वह है विज्ञान, वह है विज्ञान। आप देखें कि मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसे कहा जाए। साइंटिफिक टेम्पर, सर लोग आए हुए हैं, फिजिक्स हमारे केमिस्ट्री वाले भी सर हैं, और ये लोग सब आपको थोड़ा टेक्नोलॉजी का जब यूज करते हैं, साइंस को ही हम अप्लाई करते हैं। पहले तो मैं क्या देखूंगा कि साइंटिफिक टेम्पर से युक्त व्यक्ति किसे कहा जाए, जो प्रयोग करता हो, जिसमें प्रयोग धर्मिता हो, जो ऑब्जर्वेशन करता हो। मैं प्रयोग करूंगा, फिर उसका ऑब्जर्वेशन करूंगा, एनालिसिस करूंगा, जो एनालिसिस करता हो, फिर कंक्लूजन निकालता हो। यह प्रयोगवादी व्यक्ति, यह विचारवान व्यक्ति, यह तार्किक व्यक्ति ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण व्यक्ति कहा जाएगा। समझे बात को। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। यह फिजिक्स की परिभाषाओं में दफन नहीं है, यह फिजिक्स की बाउंड्री में नहीं है। इट इज नॉट कन्फाइंड टू द सब्जेक्ट ओनली, इट इज नॉट कन्फाइंड टू द लेबोरेटरी ओनली, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डे टू डे लाइफ। यह आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए, यह आपके स्वभाव में होना चाहिए, यह आपके व्यवहार में होना चाहिए, यह आपके बिहेवियर में होना चाहिए। यही साइंटिफिक दृष्टिकोण है। जब आप इसे अपने व्यवहार में अपना लेते हैं, जब इसे स्वभाव में अपना लेते हैं, तब कहते हैं कि आप एक साइंटिफिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण व्यक्ति। हम कुछ और प्रयोग करेंगे, हम कुछ और प्रयोग करेंगे। आपने लाइट को देखा, पढ़ा होगा। लाइट में क्या है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। वहां भी वेव की चर्चा हो रही है। वहां क्या चेंज करता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। वहां क्या चेंज करता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। और जहां भी हम वेरिएशन की बात करते हैं, वहां हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। नंबर ऑफ चेंज कर रहा है, एक सेकंड में कितना, मेरा हाथ घूम रहा है, मैं घूम रहा हूं, एक सेकंड में। जब भी पीरियोडिक चेंज हो, वहां हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। तो लाइट को कभी आप प्रिज्म से अगर गुजारे होंगे, या कभी देखे होंगे, तो 3-4 रंगों में टूटता हुआ देखे होंगे आप लोग। तो वास्तव में जो कलर है वो लाइट नहीं, और डिफरेंट कलर का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। डिफरेंट कलर का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। हर कंपोनेंट का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। तो अभी हम लोग रामन स्कैटरिंग पर जब चर्चा करेंगे, बच्चे ने कहा था कि एक बच्चे ने कहा कि लाइट का बिहेवियर, लाइट के बिहेवियर को देखेंगे हम। तो मैं वहां पर एक और खेल करने जा रहा हूं। मैं एक बच्चे को करना, मैं एक और खेल आपके साथ खेलने जा रहा हूं। हम विज्ञान नहीं कर रहे हैं, हम विज्ञान पढ़ नहीं रहे हैं। हम विज्ञान अपने व्यवहार में ला रहे हैं। हम वास्तव में क्या कर रहे हैं, पहले कंचे का खेल खेले, वहां से क्या लाए हम लोग, फोर्स लगता है, वेलोसिटी का चेंज हुआ, न्यूटन का द्वितीय नियम लिया। हमने यह देखा कि रफ सरफेस पर मेरा कंचा कम दूर गया, प्लेन सरफेस पर ज्यादा दूर गया, यानी कि रफनेस से फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड कर रहा है। हम कंचे के खेल में विज्ञान को ला दिए, हम कंचे के खेल में विज्ञान को ला दिए, और विज्ञान बोलने लगा
जंजीरों को तोड़ने लगा, छुपा था जो अब सामने आ गया। विज्ञान देखो अब लगा बोलने, विज्ञान देखो अब लगा बोलने, छुपा था जो अब सामने आ गया। हमने विज्ञान को लगाया तो खेल के छुपी हुई बातें सामने आ गई। मैंने ध्वनि पर लगाया, ध्वनि की छुपी हुई बातें सामने आ गई। हमने ऊर्जा का अध्ययन किया, इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट में मैं काम कर रहा हूँ, इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी खींच रहा है, मैं उसके अगेंस्ट में काम कर रहा हूँ। जब जब भी आप ऐसा करोगे, कोई जरूरी नहीं है कि यहीं पर आप गुलेल को खींच रहे हो, आप रबर को खींच रहे हो, आप स्प्रिंग को खींच रहे हो, वहां वहां ऊर्जा की बात करेंगे। और यहाँ वैसे हम गणितीय रूप से आप एक और चिंतन में यहाँ लाना चाहता हूँ, और वह चिंतन है मैथमेटिकल मॉडलिंग। गणित पीछे से बोल रहा है, संख्या में हमें परिमाण मिलता, कितना बड़ा कितना छोटा इन प्रश्नों का समाधान मिलता। संख्या में हमें परिमाण मिलता, कितना बड़ा कितना छोटा इन प्रश्नों का समाधान मिलता। हम उसको एक ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। ऊर्जा बोलकर छोड़े नहीं हम। न्यूटन ने केवल यह कहकर छोड़ा नहीं कि पृथ्वी खींचती है, उसने पूरा ग्रेविटेशनल का लॉ दिया। यानी कि क्या किया? मैथमेटिकल फॉर्म में क्या किया बच्चों? क्या किया? मैथमेटिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया। एक पीछे से चल रहा है, मैथमेटिक्स इज अ टूल्स ऑफ साइंस, वो पीछे से बोल रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हमेशा पीछे में गणित का यूज कर। अभी मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट खेल कर रखता हूं। मेरे पास एक लेजर लाइट है। मेरे पास क्या है? इसकी इंटेंसिटी देखना है, देखिए कितना ब्राइट इंटेंस लाइट है। रेड कलर का है, इसका एक अपना फ्रीक्वेंसी होगा या वेवलेंथ कर सकते हैं। लाल का अलग होता है, वायलेट का अलग होता है, ठीक है, बता चुका हूं पहले। और जब सब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? व्हाइट लाइट। सब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? व्हाइट लाइट। मैंने क्या किया? इसे पानी से पास करा। देखिए मेरे हाथ पर आ जा रहा है, आप देख सकते हैं, यहाँ दिखाता हूँ। पास करके क्या हो रहा है? मेरे हाथ पर आ रहा है। और इधर ये देखो मेरे हाथ पर, देखो क्या कर रहा है? लाल लाइट बिल्कुल ब्राइट स्पॉट बना रहा है। अब मैंने क्या किया? इसमें क्या किया? मिल्क मिला। अब इसमें क्या किया? मिल्क पार्टिकल्स, मिल्क के मॉलिक्यूल डाल दिया। अब मैं देखूं क्या होता है। पकड़ लो, पकड़ लो। अब मैं देखता हूं लाइट तो पास कर रहा है, लेकिन हाँ ऐसे स्कैटरिंग दिखाना था। लाइट देखिए कम पास कर रहा है, और लाइट देखिए बिल्कुल मेरे हाथ पे अब नहीं लग रहा है। और जब मैं ये एक सॉल्यूशन, हाँ कोलाइडल सॉल्यूशन मैंने बनाया है, और जब मैं पास कर रहा, लेकिन लाइट कैसा दिख रहा है? थोड़ा ब्राइट दिख रहा है क्या दूध में? दूध थोड़ा सा ऐसे ऐसे प्रकाश फैला हुआ दिख रहा है, और मेरा इंटेंसिटी वहां क्या हो गया? कम। इसे ही स्कैटरिंग बोलते हैं। लाइट क्या किया? मिल्क पार्टिकल से टकराकर हम एक कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बनाए, वहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? बढ़ गए, घिरना मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, स्कैटरिंग ज्यादा हुआ। लाइट क्या किया? स्कैटर कर दिया। लाइट क्या किया? छितरा गया, चारों तरफ छितरा गया, उसकी इंटेंसिटी उधर कम गई। देखिए आप इस फिनोमेना को। रमन सर सीवी रमन ने पूरे सम्मान के साथ उस महान वैज्ञानिक को, जिन्होंने कम रिसोर्सेस होने के बावजूद बड़ा काम किया। वो एक समुद्र से गुजर रहे थे, नदी जहाज से आ रहे थे। उन्होंने पानी के कलर को देखा और कहा ये कलर किसका होगा? ये लाइट का ही कलर है, कोई फिनोमेना हो रहा है। और जब जाकर लैब में उन्होंने अध्ययन किया, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक का मतलब कि जिसके में एक ही फ्रीक्वेंसी हो। सिंपल रेड लाइट था, सब तो मिला हुआ नहीं था, और सब व्हाइट लाइट क्या है? सबका मिश्रण है। और लाइट को पास कराया, और फिर क्या किया? स्कैटर्ड लाइट का अध्ययन किया। जो छितराया हुआ लाइट था उसको अध्ययन किया, तो पाया कि स्कैटर्ड लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज कर गया। कुछ स्कैटर्ड लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज कर गया है, और तब उन्होंने इसका नाम दिया। 28 तारीख को घोषणा कर दी, पूरे जगत के सामने, पूरे विश्व के सामने भारत का डंका बजा। एक महान वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संपन्न वैज्ञानिक भारत का परचम लहराया, विज्ञान की दिशा दी, विज्ञान को बल दिया। और उन्होंने कहा, क्या उन्होंने कोई मनगढ़ंत बात कही? मनगढ़ंत बातों का नहीं कोई स्थान, प्रयोग से ही मिलता यहाँ समाधान, प्रयोग से ही मिलता यहाँ। लाइट को देखिए स्कैटर किया, उन्होंने मनगढ़ंत बातें नहीं की। उन्होंने विज्ञान को सामने लाया और कहा कि लाइट स्कैटर करता है, और स्कैटर्ड लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकता है। आप बोलिएगा कैसे?
आप जब गेंद को किसी प्लास्टिक के बॉल को मारते हैं दीवार पर, तो क्या जो जिस वेलोसिटी से भेजे थे उसी वेलोसिटी से आता है? उसकी वेलोसिटी चेंज कर जाती है, कम भी कम वहां तो कम ही कर जाती है। यहां पर देखिए, यहां पर वही तरह का सिचुएशन हो रहा है। जैसे ही वो स्ट्राइक कर रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है। एक एनालॉगी के माध्यम से, एक प्रयोग के माध्यम से हमने श्री सीवी रमन को एक तरह से समर्पण दिया, एक तरह से सम्मान दिया। उस महान प्रणेता को, उस विज्ञान के महान जनक को हम लोग सलाम करते हैं और उनके प्रयोग की हम कुछ व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। समझे इस बात को? समझे इस बात को जी? समझे? स्कैटरिंग समझे? स्कैटर कैसे किया, फैल गया। एक और चीज मैं यहां बताने के बाद भी एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, और वह यह है कि मेरे पास केवल रेड लाइट, ये जो स्कैटरिंग है वो कलर पे भी डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। लाल लाइट कम स्कैटर करता है, यही फिनोमेना में ब्लू लाइट से करता तो ज्यादा स्कैटर कर जाता। लाल लाइट कम स्कैटर करेगा तो यहाँ के एक इंटेंस वहां दिखेगा। लाल लाइट दूर तक जा सकता है। खतरे की निशान क्या होती है? ट्रैफिक में रेड लाइट खतरे की निशान लाल कलर का क्यों रखते हैं? क्योंकि वो कम स्कैटर होता है, दूर तक जा सकता है, वो इंटेंस दिखेगा। मेरे पास ब्लू लाइट नहीं थी, यानी कि जो स्कैटरिंग फिनोमेना है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट भी है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अलग अलग तरीके से स्कैटर्ड करेंगे। ब्लू लाइट लगाते तो वो कुछ और तरीके से स्कैटर करता, ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर करता, रेड लाइट कम स्कैटर करता है। खतरे की निशान क्या है बच्चों? रेड। क्यों है? सामने आ गया, छुपा था जो सामने आ गया, गणित विज्ञान देखो हाँ अब लगा बोलने, हाँ लगा बोलने, हाँ लगा बोलने। छुपा था जो अब सामने आ गया, सामने आ गया, सामने आ गया, सामने आ गया। और कुछ और भेद को खोलते हैं, और कुछ और भेद कर खेल को खोलते हैं, मिलकर खेल खेलते हैं, मिलकर खेल खेलते हैं, और कुछ और भेद खोलते हैं, मिलकर खेल खेलते हैं, मिलकर खेल खेलते हैं, मिलकर खेल खेलते हैं। रवि सर भी आ गए हैं, उनका सम्मान करता हूं। अब के जो खेल है, मैं इस वाद्य यंत्र का उपयोग करूंगा। अब देख रहे हो कि मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही, कम पहुंच पा रही होगी। पहले मैंने क्या किया था, एक और विज्ञान यहाँ बोलते चला, एक और तरह मन में ललक जा गया। यहाँ मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया था। ये माइक्रोफोन क्या किया था, मेरे साउंड को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया, और फिर क्या किया, वो रेडिएट किया, और वहां पर नहीं जा रहा था, सारा इलेक्ट्रिकल फिनोमेना रोक दिया था मैंने। समझे इस बात को? यहाँ भी एक एक्सपेरिमेंट, देखने का दृष्टिकोण बदला, विज्ञान सामने आ गया। क्या था? अब कन्वर्सन खत्म हो गया था। यहाँ भी कोई गलत नहीं है। जैसे ही आप नेचर इज परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स, नेचर इज परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स, एंड जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व इट क्लोजली। यही तो जैसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, एम्पलीफाई होता है। कहीं मेरा माइक होगा, कहीं मेरा स्पीकर होगा, यहाँ देखिए कहीं स्पीकर है, वो क्या करता है, फिर से उसको ओरिजिनल स्पीकर फिर वाइब्रेट कराता है। स्पीकर देखो ऐसे तो वाइब्रेट करता है, मैग्नेट रहता है उसमें, ऐसे 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 वाइब्रेट करके फिर से आवाज को, साउंड के इलेक्ट्रिकल फॉर्म को प्रेशर वेरिएशन में कन्वर्ट कर देता है, वो आपके पास आ जाता है। समझे माइक का सिद्धांत? माइक का सिद्धांत को समझे? ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में प्रेशर वेरिएशन को कन्वर्ट कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है, और फिर बैक कन्वर्शन कर दे रहा है साउंड में, दैट इज प्रेशर वेरिएशन। समझे? फिर से माइक में रखता हूं, अब मेरी ओरिजिनल आवाज। यहाँ ध्यान दो बच्चों, हम इस वाद्य यंत्र का यूज कर रहे हैं मेजरमेंट के साथ। ध्यान दो, सा मैंने दबाया, इसने बताया 138, मैं 138 हर्ट्ज लिख रहा हूं। मैंने एक की दबाया है, एक ऑब्जर्वेशन टेबल दबाया हूं, उसका नाम दे दिया सा। मैंने एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना रहा हूं, मैंने एक की दबाया, उसका फ्रीक्वेंसी को मैंने नोट किया और लिख दिया। आगे मैं बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे मैं की बढ़ा रहा हूं, दबा रहा हूं आगे वाली, उसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता जा रहा है, और आवाज की क्वालिटी आप देख रहे होंगे चेंज कर रहा है। मैं 3 की को दबाऊंगा, मैंने पा को दबाया और आया मेरा 217।
217 में क्या किया, मैं दूसरा की दबाया K2 और लिख दिया 217। और एक और की को मैंने दबाया, देखिए आवाज में अंतर, देखिए ये आवाज कैसा, ये आवाज और ये आवाज तीखा आवाज है, तीखा सा, और ये देखिएगा सा सा सा। ये जो मैं मिला रहा था यही संगीत है। आप सोच रहे हो क्या मिला रहा है ये, जब संगीत मिलाते हैं उसका फ्रीक्वेंसी मेरा मैच करना चाहिए इसके साथ। अब ये जो मैंने दबाया है, आवाज तीखा आ रहा था, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आई 277। 277 मैंने क्या देखा कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वो क्या हो रहा है, इंटेंस साउंड सा सा, एक तरह से इंटेंसिटी क्या हो रही है, एक फ्रीक्वेंसी, एक आवाज में तीखापन बढ़ता जा रहा है। क्या ऑब्जर्वेशन निकला जी यहाँ पर, क्या ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, 2 सेकंड। ऑब्जर्वेशन जो मेरा निकला कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं आवाज का तीखापन क्या होता है, पतला होता रहता है, तीखा होता रहता है। और जब मैं संगीत गाना गाता हूं तो मेरा जो आवाज का उतार चढ़ाव है उसी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाना चाहिए, उसी फ्रीक्वेंसी से मैच करना चाहिए। इस पर मैं चर्चा करूंगा। एक प्रश्न मैं पूछता हूं, आवाज जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, ऑब्जर्वेशन देखिए A1 K2 K3 फ्रीक्वेंसी चेंज होता गया, आवाज तीखा होता गया। अब आप एक जानवर पर हम आते हैं, हम विज्ञान को जानवर पर लगाने जा रहे हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं विज्ञान को जानवर की आवाज पर लगाने जा रहा हूं। एक भैंस का आवाज है और एक कोयल का आवाज है, किसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, कोयल, क्योंकि मैंने ऑब्जर्वेशन निकाल लिया है कि आवाज का जो पतलापन है, आवाज का जो पतलापन है दैट इज ड्यू टू दी फ्रीक्वेंसी। हायर द फ्रीक्वेंसी मोर शार्पर द साउंड, हायर द फ्रीक्वेंसी शार्पर द साउंड। दिस मींस बुफेलो साउंड हैज लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, हो सकता है इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं हो, इसलिए कंपोनेंट वर्ड यूज कर रहा हूं। एंड कोयल वॉइस इज ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत नहीं, समझे इस बात को। अब मैं संगीत में इसको लगाने जा रहा हूं, इसमें लगाने जा रहा हूं, आवाज थोड़ा बोलते बोलते हो गया है, बट संगीत में मैं इसे लगाने जा रहा हूं। संगीत में मैं इसको लगाने जा रहा हूं। ये लास्ट खेल हम खेलने जा रहे हैं, ये लास्ट खेल हम खेलेंगे और आपका साथ चाहेंगे। फिर से मैं कीबोर्ड थोड़ा सा आवाज ये हो गया, आवाज का तीखा मत देख रहे हैं, तीखा आवाज देख रहे हैं। राम रे राम रे राम रे राम, दोनों हे में अंतर देखिए मेरा। हे मेरा पहले बार बोलता हूं हे राम हे राम, दूसरे में जो है मैं क्या किया हूं, मैं क्या किया होगा, फ्रीक्वेंसी को क्या किया होगा, बढ़ाया है, और वही मैं कीबोर्ड पे करने जा रहा हूं। फिर से ध्यान से देना, ऑब्जर्वेशन करो बच्चों। मैं साउंड में संगीत में लगा रहा हूं, नाउ इट हैज बिकम साइंटिफिक टेम्पर। मैंने यहां इस खेल को साइंटिफिक बना दिया है। यह प्रयोग, यह जादू, यह समागम, यह व्यवहारिक, यह समर्पण सब कुछ सामने हो रहा है। मैं एक बार ताली चाहूंगा, उसके बाद खेल को आगे बढ़ा। आवाज में परिवर्तन देखिएगा, हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। कुछ लग रहा है जब मैं हे दबाता हूं तो मैं क्या करता हूं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं। फिर से एक खेल और, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही पिता है। यहां ध्यान दे रहे हैं आप, तू ही पिता है। मैं आवाज को क्या कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी घटाते जा रहा हूं, मैं स्वर में आ रहा हूं, मैं सुर में आ रहा हूं। यही सुर की साधना है। मैं सुर की साधना में विज्ञान को खड़ा कर दिया, आप सभी खड़ा कर दिए। तू ही माता, तू ही पिता है, आप भी बोलिए तू, इसी तरह से मिलाकर मैं ऐसे आवाज कर दूंगा, हाई फ्रीक्वेंसी, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है। देखिए ये वाला है, तू ही माता, ये आवाज देखिए, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम। अब ये कैसे बोलेंगे, अगला है कैसे बोलेंगे, हे राम हे राम हे राम।
हे राम। समझे बात को? आवाज में परिवर्तन को देखिए। मेरा आवाज सुरीला हो गया, मेरा आवाज एक सिस्टमेटिक हो गया, मेरा आवाज में यूनिफॉर्मिटी हो गई, मेरे आवाज में स्वर आ गया, मेरे आवाज बिल्कुल तरीका बदल गया। ये विज्ञान का जादू है बच्चों, यह विज्ञान का जादू। एक खेल और खेलेंगे, उसका हम ग्राफ कीजिए बच्चा। एक और लास्ट खेल जो मैं शुरू में बजाया था, एक लास्ट खेल है, उसको मैं पैटर्न करूंगा और उसको मैं प्लॉट करूंगा। ये मैंने खुद से किया है, कहीं आपको देखेगा नहीं, मिलेगा नहीं। मैंने साउंड को प्लॉट पर लाया, साउंड को कहां ले गया? प्लॉट पर ले गया। यहां ध्यान दीजिएगा। सवाल ये हो गया है बोलते बोलते, फिर से मैं गाने की कोशिश करूंगा। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। और मैं एक नया सेंटेंस यहाँ इसी पैटर्न पर दे रहा हूँ। ये गाने में नहीं है, मैं पैटर्न पर दे रहा हूँ, इसी पैटर्न पर। जिंदगी की कहानी है, जिंदगी की कहानी है। आप देख रहे हैं आवाज। एक प्यार का नगमा है। नगमा में मैं तेज करके फिर वापस आ जाता हूं। ग्राफ किस तरह, मैं इस तरह से जा रहा हूं और नगमा पे तेज करके फिर क्या हो रहा हूं, वापस आ जा रहा हूं। फिर मौजों की कहानी है। एक इंटेंसिटी आवाज की जो मेरी पतलापन है, और एक हम एक प्यार का नगमा है तो यहां लिखे, फिर से ध्यान दीजिए। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। इस प्रयोग को जब आप देखें, आवाज के पैटर्न को समझे, आवाज के पैटर्न को समझे बच्चे, गार्जियन लोग समझे क्या कर रहा हूं मैं, क्या खेल रहा हूं, क्या गणितीय व्याख्या हो रही है इसकी, समझ सब कुछ सामने आ गया। आवाज का जो पैटर्न था, जैसे बोलते हैं सुर मेरा में आ गया, जैसे ही सुर की मैं बात करता हूं, वहां कुछ फैकल्टीज को लगता है समय का अभाव था, वो चले गए, लेकिन गार्जियन बिल्कुल साथ दे रहे हैं। गार्जियन को ताली चाहिए, गार्जियन के लिए ताली, गार्जियन के लिए ताली। आप लोग उत्साहवर्धन कर रहे हैं मेरा। तो फिर से आवाज के पैटर्न को समझे, मेरे देखने के नजरिए को समझे। सो साइंस शुड नॉट बी कन्फाइंड टू लेबोरेटरी ओनली। फिर से इस प्रण को मैं फिर से दोहराऊंगा। साइंस शुड बी योर पार्ट ऑफ योर डे टू डे लाइफ। इट इज अ मेथड, सिस्टमेटिक मेथड। जहां भी आप अप्लाई कर देंगे वही विज्ञान हो जाएगा, वही विज्ञान के रूप में खड़ा हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप विज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे, विज्ञान को अपने स्वभाव में उतारेंगे, विज्ञान को अपने व्यवहार में उतारेंगे, और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए राष्ट्र का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। और गार्जियन भी इन प्रयोगों में साथ देंगे। जैसे संगीत में मैंने साथ दिया, देखा कि संगीत की स्वर लहरी क्या है, कैसे मेरा आवाज स्वर लहरी में चला गया। तो ये सारे प्रयोग आप दृष्टिकोण अपने साथ रखेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यक्ति आगे बढ़ेगा। बच्चे इसको जिस फील्ड में रहे, मैं यह नहीं कर रहा हूँ साइंस, किसी जीवन के किसी विधा में आप व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, अचानक से इसका व्यवहार परिवर्तित क्यों हो गया, वहां पे हम मनोविज्ञान को लड़ने नहीं जाएंगे, तू मैं करने नहीं जाएंगे। विज्ञान में इसका मन गढ़ंत बातों का नहीं कोई स्थान, तू मैं बातों का नहीं कोई स्थान। यह जंजीरों को तोड़ता है, यह जंजीरों को तोड़ता है, दीवारों को तोड़ता है, मन पे लगे दीवारों को तोड़ता है, क्षितिज ज्ञान के क्षितिज से मनुष्य को जोड़ता है। वह है विज्ञान। अन्वेषण, विश्लेषण और परीक्षण देता है विज्ञान, वह है विज्ञान। Thank you very much, sir, for your insightful words.